शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का शुरुआत हम करेंगे स्थिति सदिश से। हाँ, हम बात करने वाले हैं आज पोजीशन वेक्टर के बारे में, जिसे आप नॉर्मली देखते होंगे कि ओपी, ओए, ओबी द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो ये क्या है? जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो। सिंपल सा बात है, जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ओ ओ ओ, हमने कुछ स्थिति सदिश का नामकरण किया हुआ है जिसके प्रारंभिक बिंदु के रूप में हमने ओ क्या है भैया? आपने पढ़ा होगा कि ये अगर x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है तो ये मूल बिंदु होगा, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है P, ठीक है। तो इस बिंदु को अगर मूल बिंदु से मिला दिया जाए, है ना, इस बिंदु को अगर मूल बिंदु से मिला दिया जाए तो ये एक सदिश के तौर पे लिया जा सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश बोलते हैं। यानी किसी बिंदु का, ठीक ना, किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को ही स्थिति सदिश बोला जाता है। मिलाने वाली जो रेखा है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? ओपी। ये ओपी क्या है? एक स्थिति सदिश है। तो इसीलिए बोला मैंने कि जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु होगा हर बार। तो इसका नामकरण आप जब करोगे तो ओपी आएगा, ओ ए आएगा, ओ बी आएगा, ओ सी आएगा, जितना भी हो। मान लीजिए यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ पर ये ए हो गया तो इसका नाम होगा क्या? ओ ए। अगर यहाँ खींच देते हैं और इसका नाम, मान लो ये बिंदु जो है वो बी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओ बी। तो ये सभी क्या है? ये सभी स्थिति सदिश है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है कि मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना। मान लीजिए ऐसे समझते हैं कि ये अपना मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी सदिश की स्थिति, तो मान लीजिए एक सदिश ले लेते हैं, ये अपना एक सदिश है जिसका नाम हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ये अपना सदिश जो है ए बी सदिश है, यानी वेक्टर ए बी है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी सदिश की स्थिति को इसके स्थिति सदिश के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब जैसे इसका क्या है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाना है हमें। कहने का मतलब, आप इसको ऐसे मिला लोगे और इसको ऐसे मिला लो, तब समझो। तो आपको पता होगा कि ये जो है ये ओ ए एक स्थिति सदिश है, और ये जो है ओ बी, है ना, स्थिति सदिश है। यहां से जैसे आपको पता चला, ठीक। अब हमें ए बी वेक्टर को, है ना, स्थिति सदिश के रूप में दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। नामकरण पे भी ध्यान देंगे और स्थिति सदिश को लिखते समय भी ध्यान देंगे। क्या है कि याद रखेंगे, जो नामकरण में जो इसका अंतिम बिंदु होता है उसी से शुरू किया जाता है। जैसे कि ए बी, तो यहाँ पर हमने ओ बी लिखा है। इसका मतलब कि अगर आपको कभी बी ए वेक्टर का, है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश के द्वारा दर्शाना हो, तो आप अंतिम बिंदु कौन है यहाँ पर? ए। तो यहाँ पर शुरुआत किससे करेंगे? ओ ए से, और माइनस क्या लिखेंगे? ओ बी लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब सर, अगर हमें कभी डब्ल्यू वाई मिल जाए, वेक्टर डब्ल्यू वाई, तो पहले किसको लिखेंगे? ओ वाई वेक्टर माइनस ओ डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चले इसे थोड़ा नोट कर लेते हैं। स्थिति सदिश को समझने के लिए हमने एक प्रश्न रखा है, यदि वेक्टर ओ ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और वेक्टर ओ बी बराबर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप हो, तो हमें वेक्टर ए बी बताना है, वेक्टर बी ए बताना है, और वेक्टर ए बी का मापांक बताना है, मॉडुलस बताना है। तो आपको पता है कि ये जो है अपना, ये और ये कौन सा सदिश होगा? सर ये स्थिति सदिश होगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ है इसका, है ना, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? मूल बिंदु है। ये दोनों क्या है? स्थिति सदिश है, बिल्कुल। और हमें बताना है कि
वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा। तो सर हम वेक्टर ए बी को ना स्थिति सदिश के रूप में लिख सकते हैं, स्थिति सदिश के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है सर, देखिए जैसा कि इसका अंतिम बिंदु क्या है, बी है, तो सर इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक ना, उल्टा कर दिया जाता है, पहले बी को फिर ए को। इसका मतलब ये है कि हमें b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप माइनस, है ना, a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अपना वेक्टर ओ बी का वैल्यू है माइनस, और ये अपना वेक्टर ओ ए का वैल्यू है। अब क्या करते हैं कि ब्रैकेट हटा देते हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट हटाते हो, माइनस के बाद आने वाले सभी का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस ए आई कैप माइनस ए टू जे कैप माइनस ए थ्री के कैप, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन है जी सर, बिल्कुल, यहाँ से हम सर आई कैप कॉमन ले सकते हैं। देखें, जब आप आई कैप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर b1 बच जाएगा, माइनस का a1 बच जाएगा, प्लस यहाँ और यहाँ से आप j कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा b2 माइनस a2, ठीक, प्लस यहाँ और यहाँ से b3 माइनस a3, ठीक है, बिल्कुल। अगर अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, इसी का अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो तो आपको कौन सा सदिश निकालना है सर, हमें वेक्टर बी ए निकालना है। तो बी ए निकालना है तो इसका अंतिम बिंदु कौन सा होगा सर, ए, यानी कि इसे हम लिखेंगे ओ ए माइनस ओ बी के रूप में, यानी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप माइनस b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, ठीक है। जैसे इसका सॉल्यूशन हुआ, इसका भी इसी तरीके से होगा। इसका जो अगला प्रश्न है ना, वो है इसका मापांक निकालना। तो आपको पता ही होगा कि जब आप इसका मापांक निकालोगे तो पहले अंडर रूट आएगा, ठीक है। आई के साथ क्या है b1 माइनस a1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस जे के साथ क्या है b2 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और के साथ क्या है b3 माइनस a3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका उत्तर है, नोट कर लेंगे। तो अगला है स्वतंत्र सदिश, फ्री वेक्टर, है ना। ऐसा सदिश जिसका केवल परिमाण और दिशा निश्चित हो लेकिन प्रारंभिक बिंदु निश्चित ना हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सदिश कहते हैं। समझने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा समझते हैं कि 5 मीटर पूर्व, है ना, 5 मीटर पूर्व यहाँ परिमाण भी है और दिशा भी है। तो 5 मीटर पूर्व कहने का मतलब ऐसा लिखा जा सकता है कि ये 5 मीटर का है। हो सकता है हम इसे इधर लिख दें 5 मीटर का है, फिर इसे इस तरीके से लिख लें 5 मीटर, या यहाँ पर लिख लें 5 मीटर। हो सकता है यहाँ पर लिख लें 5 मीटर, या यहाँ पर लिख लें 5 मीटर, या यहाँ पर लिख लें 5 मीटर। यानी कि 5 मीटर पूर्व को हम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो सही ही होगा, ये फिक्स नहीं है। हम चाहे तो इसे यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ या यहाँ, या हो सकता है यहाँ ही लिख दें, या हो सकता है यहाँ लिख दें 5 मीटर पूर्व। यानी ये 5 मीटर लंबा होना चाहिए और पूर्व दिशा में होना चाहिए, इसका डायरेक्शन यही है। तो इसी को बोला जाता है स्वतंत्र सदिश, फ्री वेक्टर, है ना। फिजिक्स या मैथ में अगर
किसी वेक्टर को, है ना, निश्चित रूप से ये नहीं बताया गया कि ये कौन सा वेक्टर है, तो हम उसे फ्री वेक्टर ही मान के चलते हैं। 90% चांस होता है कि वो फ्री वेक्टर ही हो। ठीक है, अगला क्या है कि इसे स्वतंत्र, हाँ सॉरी, इसे समांतर दिशा में कहीं भी स्थित किया जा सकता है। वही बात है कि अगर ये फ्री वेक्टर है ना, तो आप चाहो तो इसे समांतर दिशा में, है ना, कहीं भी मूव करके ले जा सकते हो। ठीक है, तो फ्री वेक्टर से क्या याद रखना है सर, फ्री वेक्टर में ना अपना जो परिमाण है और दिशा है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसको कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जरूरत के अनुसार उसे कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं, स्वतंत्र सदिश बोलते हैं। और मैक्सिमम केसों में हम स्वतंत्र सदिश का ही प्रयोग करते हैं। जब तक से ना बोला जाए हम यही मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ जो वेक्टर है, सदिश है, वो स्वतंत्र सदिश है, फ्री वेक्टर है। हमारा अगला वेक्टर है स्थानीय सदिश, है ना, लोकलाइज्ड वेक्टर। ऐसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा के साथ साथ क्रिया बिंदु भी निश्चित हो। ठीक है सर, ये परिमाण और दिशा तो समझ में आता है, ये क्रिया बिंदु क्या है। तो लोकलाइज्ड यानी स्थानीय सदिश का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अपना, वो बल है, फोर्स। आइए समझते हैं। मान लेते हैं, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में एक निश्चित बल को लगा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये बॉक्स अगर यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है ये इस तरीके से आगे मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया बिंदु है, हमने क्रिया बिंदु ये है चुना है, जिसके कारण ये क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रिया बिंदु में बदलाव करते हैं। अगर हम क्रिया बिंदु में बदलाव करें, ठीक है, इस बार जो क्रिया बिंदु है वो यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है, सेम बल, है ना, मतलब ये सेम न्यूटन का बल यहाँ पर और सेम डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ेगा, है ना, मे भी बढ़ भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि ये इस तरीके से ये गिर जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि अगर यहाँ पर हम ऐसे बल लगाते हैं तो ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है ना, क्रिया बिंदु ये अपना यहाँ पर है, इस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि हमने यहाँ पर क्रिया किया और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, है ना। ये क्या करेगा भैया, ये ऐसे करेंगे, ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक, तो इसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हो कि इसे बढ़ाएं तो हमें यहाँ पर बल लगाना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्रिया बिंदु। इसका क्रिया बिंदु निश्चित होता है। अगर आप क्रिया बिंदु बदल दोगे, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी बदल जाएगा, उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। कैसे, यहाँ पर सर अगर ये अपना क्रिया बिंदु है, यहाँ पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो ये आगे की ओर रेखीय गति कर रहा है। लेकिन सर हम अपना इफेक्ट यहाँ से बदल करके यहाँ लगाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वक्र के, है ना, रेखीय गति नहीं, ये वक्र गति कर रहा है, वक्र की तरह ये ऐसे गति कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है स्थानीय सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब जिसका, है ना, क्रिया बिंदु फिक्स हो, आप उसका क्रिया बिंदु बदलोगे तो उसका इफेक्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर इसको फ्री वेक्टर की तरह इधर उधर चलाया नहीं जा सकता, यानी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसे समांतर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, बल है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। हमारा अगला सदिश है समांतर सदिश या समरेख सदिश। ये क्या है, दो या दो से अधिक सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही हो अथवा एक ही रेखा के समांतर हो, समांतर या समरेख सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें बताना होगा, प्रश्न में बोल दिया जाएगा, बताइए कि कौन से दो वेक्टर आपस में
है ना, समांतर है। तो उससे कुछ नहीं करना है, आपको एक क्रिया रेखा खींच लेना है ऐसे लंबा, और इसके समांतर ये मान लो कि एक वेक्टर है अपना वेक्टर ए, और इसके समांतर भी एक वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं बी, और इसके समांतर एक वेक्टर ले लेते हैं सी, ठीक, और इसके समांतर एक और वेक्टर लेते हैं इसके समांतर डी, जो है ये एल है ना, मान लो ये रेखा एल है। अगर एल और वेक्टर ए आपस में समांतर है, एल और वेक्टर बी भी आपस में अगर समांतर है, एल और वेक्टर सी आपस में समांतर है, और एल और वेक्टर डी आपस में समांतर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी भी आपस में समांतर होंगे, बी और सी भी आपस में समांतर होंगे, और सी और डी भी आपस में समांतर होंगे। यही बोला गया है, क्या बोला गया, एक ही रेखा के समांतर हो। ये जितने भी वेक्टर हमने बनाए हैं वो सभी के सभी इस रेखा के समांतर हैं, और इसी को क्रिया रेखा भी बोला गया है ना। क्रिया रेखा एक ही हो, सबका एक ही क्रिया रेखा होगी, सभी क्या गया है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। समांतर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन का ही बात होता है, ठीक ना, समांतर होने के लिए सिर्फ हम डायरेक्शन पे ही फोकस करते हैं, परिमाण पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका परिमाण 10 हो और इसका 5 हो तब भी ये क्या है, आपस में समांतर है। तो समांतर होने के लिए परिमाण की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, केवल दिशा जरूरी है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि समरेख यानी कि समांतर, है ना, सदिश की अभिदिशा एक ही हो, मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि जो समान दिशा है वो एक ही हो, दिशा समान भी हो सकता है और विपरीत भी, है ना, समान या विपरीत दोनों हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसा वेक्टर ले लें E, और ये भी हमारा जो है रेखा एल के समांतर है, ठीक है। इस बार डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी का डायरेक्शन इस तरीके का था और इसका डायरेक्शन हमने इस तरीके का ले लिया है, लेकिन ये अभी भी एल के समांतर है, तो ये ए के भी समांतर होगा, बी के भी समांतर होगा, सी के भी समांतर होगा और डी के भी समांतर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर हमें दो सदिश में ये चेक करना हो कि दोनों सदिश समांतर है कि नहीं, तो उन्हें एक क्रिया रेखा के समांतर देखा जाता है, ठीक है। और क्रिया रेखा के समांतर उनका डायरेक्शन समान भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है, और समांतर होने में परिमाण का कोई भी योगदान नहीं होता, परिमाण कितना भी हो, 10 5 हो, 50 5 हो, 500 1 हो, ठीक है, बस डायरेक्शन का होता है। और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, समान डायरेक्शन हो या विपरीत डायरेक्शन हो, तब भी वो समांतर हो सकता है। कंडीशन बस एक ही है, वह एक रेखा के ही समांतर हो, ठीक है। समांतर सदिश को दिशा के आधार में दो प्रकार से बांटा गया है, समदिश सदिश और असमदिश सदिश, है ना। लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर यानी कि अगर दो सदिश जिनका दिशा समान हो और एक दूसरे के समांतर हो, उसे समदिश यानी लाइक वेक्टर बोला जाता है, ठीक। और असमदिश अनलाइक वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन, है ना, अपोजिट हो लेकिन वो एक दूसरे के समांतर हो, उन्हें अनलाइक वेक्टर बोला जाता है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन समान है, समांतर है और दोनों का डायरेक्शन भी समान है तो समदिश, और समांतर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक, तो उसे अनलाइक यानी कि असमदिश बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ तक ये भी ध्यान रखेंगे कि मान लें कि अपना एक वेक्टर ए है ना, जो a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है
बी जो B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप है ना। ध्यान है, यदि वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी बराबर लेम्डा वेक्टर ए होता है। ये हमें प्रूफ करने में काम आएगा ये फॉर्मूला। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समांतर है तो इतना होता है। यानी कि अगर हमें किसी प्रश्न में ऐसा बोला जाए कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक ना, समांतर है, तो हम इतना अगर ला देंगे, अगर वेक्टर बी बराबर लेम्डा ए के फॉर्मेट में बदल देते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समांतर है। जहां पर याद रखेंगे, जहां लेम्डा एक अदिश राशि, ठीक है, लेम्डा एक अदिश राशि है। ठीक है, थोड़ा सा और लेम्डा के बारे में सोचते हैं कि लेम्डा क्या है। ठीक है, अगर हम वेक्टर बी की बात करें तो हमने लिख रखा है कि B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप लेम्डा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। यानी ऐसा भी लिखा जा सकता है B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप लेम्डा A1 I कैप, लेम्डा A2 J कैप, लेम्डा A3 K कैप। ठीक, तो क्या है ना कि तुलना कर लेते हैं। ठीक, आई वाले को आई वाले के बराबर कर लेते हैं, यानी कि B1 I कैप बराबर लेम्डा A1 I कैप। ठीक, तो आई कैप कैंसिल होगा और लेम्डा का जो वैल्यू होगा B1 बटा में A1 हो जाएगा। अगर जे वाले को कॉमन तुलना करोगे तो जे कैप और जे कैप वाले को हमें बराबर करना होगा, तो फिर से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से लेम्डा बराबर B2 बाई A2 आ जाएगा। उसी तरह से के को करोगे तो B3 बराबर लेम्डा A3 आएगा, यानी लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा बराबर हो जाएगा B3 बटा में A3। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लेम्डा है वो B1 बटा में A1 बराबर B2 बटा में A2 बराबर B3 बटा में A3 के बराबर होता है ना। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें। तो अगला सदिश है समान सदिश, है ना, इक्वल वेक्टर। दो सदिश है ना, ए और बी को समान सदिश कहा जाएगा यदि, है ना, ए का मापांक बराबर बी का मापांक, यानी दोनों सदिशों का परिणाम बराबर हो, परिमाण बराबर हो। ठीक, दूसरा कंडीशन है ए और बी, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अलम्ब एक हो या समांतर हो। अलम्ब एक हो या समांतर हो। अलम्ब आपको याद होगा, अलम्ब क्या कहते हैं कि जिस रेखा से दिष्ट रेखा निकाला जाता है ना, ये उसके अलम्ब कहलाते हैं। ये रेखा जो होता है, इस रेखा मतलब इस वेक्टर का अलम्ब कहलाएगा। तो अलम्ब एक ही हो या इसके समांतर हो। ठीक, तीसरा कंडीशन है वेक्टर ए और वेक्टर बी की अभिदिशा एक ही हो। अभिदिशा कहने का मतलब डायरेक्शन से, है ना, अभिदिशा कहने का मतलब हमारा यहाँ पर डायरेक्शन से हो, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, है ना, सपोर्ट बराबर हो और सेंस भी बराबर। ठीक, नॉर्मली हम बस इन दोनों पर ही फोकस करते हैं, दो वेक्टर को समान सिद्ध करने के लिए इसका हम विशेष ध्यान नहीं रखते। लेकिन आपको इस पे भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि दो सदिश समांतर होने के क्या कंडीशन है, तो आपको इन तीन कंडीशनों पर ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगली बात क्या है कि दो या दो से अधिक सदिशों में समान होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। मतलब कि प्रारंभिक बिंदु एक होना जरूरी नहीं है। जैसे
ये ले लेते हैं हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, फिर इसी के बराबर इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी ले लेते हैं, और फिर इसी के बराबर एक वेक्टर सी ले लेते हैं सेम डायरेक्शन में। ये सभी क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब इन तीनों का देखते हैं। हमने तीनों का जो परिमाण है वो बराबर ले रखा है, यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर है, पहला वाला वेरीफाई। ठीक, चले अब क्या है, इनका आलम्ब है ना, यानी कि इसका देखा जाए तो इसका अगर हम इस तरीके से ले लें, ठीक, अगर ये आलम्ब है और ये इसका आलम्ब है ना, ये अगर इसका आलम्ब है और ये इसका आलम्ब है, तो क्या है, आलम्ब या तो एक ही होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तो तीनों आपस में समांतर है ना, यानी ये भी वेरीफाई। ठीक है, ए और बी का अभिदिशा है ना, सेंस यानी कि डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है ये तीनों को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ठीक, इसका मतलब हमने देखा कि इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका प्रारंभिक बिंदु ए है। ऐसा समझ सकते हैं कि इसका नाम हम अगर ए बी दे दें, इसका नाम अगर हम सी डी दे दें, और इसका नाम हम अगर ई एफ दे दें, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, इसका प्रारंभिक बिंदु सी है और इसका प्रारंभिक बिंदु ई है, फिर भी ये बराबर है। इसका मतलब कि दो या दो से अधिक सदिशों को बराबर होने के लिए उनका प्रारंभिक बिंदु एक होना जरूरी नहीं है। चले नोट कर लेंगे। हमने अगला सदिश ले रखा है सह आदिम, है ना, को इनिशियल वेक्टर। क्या है, आसान है, प्रारंभिक बिंदु समान हो, मतलब जिन दो या दो से अधिक वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु समान होता है उसे सह आदिम को इनिशियल बोला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, इसे ओ और इसे ए बोल देते हैं, ठीक है, और इसे बी बोल देते हैं, तो ये ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर है और ये ओ बी वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टरों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो समान है। इसका मतलब कि वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी ये क्या है, सह आदिम है, ऐसे समझे। है ना, ये चार वेक्टर ए बी सी डी ये भी चारों क्या है, सह आदिम है, क्योंकि सभी के, ठीक ना, प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है। सिंपल भाषा में बोले तो जिन वेक्टरों का पूंछ आपस में सटा हो वह सह आदिम कहलाते हैं। पूंछ आपस में सटा होना चाहिए, सह आदिम। ठीक है, अगला है समतलीय सदिश। तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय सदिश होंगे यदि वे एक ही समतल के समांतर हो। ठीक है, याद रखेंगे, तीन या तीन से अधिक, दो सदिश हमेशा समतलीय ही होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर तीन या तीन से अधिक के लिए बात किया है। ठीक, तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय होंगे यदि वे एक ही समतल के समांतर। ऐसा समझें कि हमने एक समतल ले रखा है ना, यहाँ पर ये वेक्टर a1 ले लेते हैं, यहाँ पर ये अगर हम ले लें वेक्टर a2, यहाँ पर ले लें अगर हम वेक्टर a3, ये ले लें अगर हम वेक्टर a4, और इधर कुछ ले लेते हैं वेक्टर a5। तो ये सभी क्या है, समतलीय हैं, सभी के सभी समतलीय हैं, क्योंकि ये एक तल, ये जो हमारा तल है इस तल के ये समांतर है। जैसे आप ये समझो कि ये हमारा जो बोर्ड है ये एक तल है और ये हमारा जो है वेक्टर है, तो ये यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या इसको ऐसे ऐसे कैसे भी आप रख लोगे, सभी ऐसे रख रहे हैं तब भी ये अपना जो मार्कर है इस बोर्ड के समांतर है, ऐसे भी रख रहे हैं तब भी ये बोर्ड के समांतर है, ऐसे भी रख रहे हैं तब भी बोर्ड के समांतर है, ऐसे भी रख रहे हैं तब भी ये मार्कर बोर्ड के समांतर है। यानी यहाँ पर जितने भी हमने वेक्टर बना रखे हैं वो सभी के सभी इस वाले प्लेन के समांतर है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये समतलीय है, मतलब एक ही समतल के समांतर है, समतलीय इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर हम यहाँ पर लेते हैं जो इस तल के साथ, है ना, वेक्टर n है जो इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो मान लो क्या है कि ऐसा समझते हैं कि अपना ये जो कॉपी है ये समतल है और इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिया, ये अपना, ये इस पे क्या है, लंब है। ठीक है, और ये एक दूसरा ले लेते हैं, ये इस पे एक समतलीय है। तो क्या है कि ये लंब है और ये इस पे समतलीय है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा इस लंब वाले वेक्टर का और इस वेक्टर, इस तल के समांतर जो वेक्टर है इसका, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप, ठीक है, वेक्टर n का इनमें से किसी के भी साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हो, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। रिजल्ट हमेशा से 0 आएगा। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो n कैप होता है वो प्लस माइनस, ठीक, के बराबर होता है। हमारा अगला जो सदिश है वो है विपरीत या ऋणात्मक सदिश, है ना। यदि एक सदिश किसी दूसरे सदिश के परिमाण के बराबर हो परंतु विपरीत दिशा में हो, ठीक है। ऋणात्मक सदिश क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश के लिए मान लेते हैं कि दो कंडीशन है। क्या, पहला कंडीशन कि दोनों सदिशों के परिमाण बराबर होने चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, परिमाण बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, दिशा विपरीत होना चाहिए, ठीक है। पहला में परिमाण बराबर, विपरीत दिशा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है, इसका परिमाण मान लेते हैं कि ए है, और एक और वेक्टर ले लेते हैं ये, जिसे हम माइनस वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, दोनों का परिमाण सेम हो जाएगा, ठीक है, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर आप बोलोगे क्या सर, अगर हम बोले वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या एक दूसरे के विपरीत या ऋणात्मक हो सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन तो विपरीत है। अगर मॉड ए बराबर मॉड बी, यानी कि वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक अगर बराबर है ना, तो ये विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहे जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो डायरेक्शन विपरीत होने से ये ऋणात्मक या विपरीत नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक सदिश होने के लिए परिमाण बराबर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है, दिशा विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।